गुड इवनिंग। मैं कामनी पांडे एक बार फिर से साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, ये सब हमने पढ़ा था। उसी में हमने देखा था कि दोनों कोशिकाएँ जो होती हैं उसमें सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है? जब भी कोई ओल्ड सेल यानी कि कोई पुरानी कोशिका जो है वो दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोई भी जो पुरानी कोशिका है या फिर लार्जर कोशिका है उसका जो है वो स्मॉलर सेल्स में डिवाइड होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, द सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक, यानी कि जो पेरेंट सेल होती है उससे दो नई डॉटर सेल बनती हैं। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन का प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है, यानी कि कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि सारे जो जीवधारी होते हैं उनमें ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि होती है। तो जो सेल में जीवधारियों में जो वृद्धि होती है और जो जनन का प्रोसेस होता है, या फिर अगर कोई भी उनकी बॉडी में कुछ डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है, तो इन सारे प्रोसेस के लिए जो है वो कोशिका विभाजन बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन सिद्धांत, ये जो साइंटिस्ट हैं विर्को ने 1855 में सेल विभाजन मतलब कोशिका विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सेल डिवीजन थ्योरी। ठीक, अब हम देखेंगे कि सेल डिवीजन थ्योरी क्या होती है। तो अगर हम विर्को के हिसाब से देखें तो उन्होंने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो नई कोशिकाओं में टूट जाती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है कोशिका विभाजन का, मतलब पुरानी कोशिकाओं का नए कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, उनके अनुसार इस सिद्धांत को हम कोशिका विभाजन सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक निश्चित समय अवधि मतलब होता है कि इतने समय तक वो जीवित रहेंगी। ठीक है, तो एक समय के बाद वो पुरानी होने लगती हैं, फिर उनका जो फंक्शन कार्य होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्षमता उनकी कम होने लगती है। तो उसके लिए जो है कोशिका विभाजन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो नए कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं और वो अपना कार्य जो है उसी क्षमता के साथ कर पाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः हम देखेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है वो तीन तरह का होता है। सबसे पहले होता है एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। जो एमाइटोसिस होता है वो जनरली जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ये डिवीज़न नहीं होता है, तो जो सिंपल सेल होती हैं, साधारण कोशिकाएं, उनमें ये विभाजन पाया जाता है। दूसरा होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई सेल है तो अगर हम इसमें कहें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2n है, तो अगर इससे दो सेल्स बनेंगी तो जो दोनों नई सेल बनेंगी उसमें जो है जीन, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नंबर भी 2n ही होगा। मतलब इसमें जो है बिल्कुल अपने समान कोशिकाएं ये बनाती हैं जो जेनेटिकली सेम होती हैं, यानी कि जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उनका अमाउंट, उनका नंबर
सेम होता है, इसीलिए हम इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। तीसरा है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? वो समसूत्री विभाजन से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन में, जनन में जो भी विभाजन होता है यूकैरियोट्स में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जीवधारी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, तो उनमें हम मियोसिस ही होता है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल 2n है, तो जो दो नई कोशिकाएं बनेंगी, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आधा हो जाता है, यानी कि n और n। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल उसमें सेम नहीं रहता है, ये चेंज हो जाता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो 3 तरह के हमारा सेल डिवीजन होता है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन अ लेस डेवलप्ड सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी साधारण तरह की कोशिकाएं होती हैं जो कम विकसित होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं वो कम विकसित होती हैं, तो जो कम विकसित सेल्स यानी कि जीवधारी जो होते हैं, उनमें जो होता है ये एमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, असूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है, और वैसे भी आपको पता है कि जितने भी जो है वो साधारण तरह के जीवधारी होते हैं, उनमें वो यूनिसेलर एक ही कोशिका पाई जाती है और उसी में उनके सारे फंक्शन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो ऐसे ही प्रोटोजोआ में और फिर जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, बेसिकली उनमें ही असूत्री विभाजन पाया जाता है। अब इसमें कैसे विभाजन होता है? तो सबसे पहले अगर इसमें विभाजन शुरू होगा, तो जैसे अगर कोई कोशिका है तो उसमें जो न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन होगा। पहले न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके पास का जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होके और 2 नई कोशिकाएं बना लेता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया, अमीबा और प्रोटोजोआ, ये सारे जो हैं वो असूत्री विभाजन के एग्जाम्पल हैं। प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सेल है, ये आपकी सेल है। अब इसमें ये बीच में आपका न्यूक्लियस है और ये छोटा सा पार्ट ये न्यूक्लियोलस है। अब इसमें जब डिवीज़न होता है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है वो कंस्ट्रिक्टेड हो गया है, यानी कि बेल शेप हो गया है। सबसे पहले न्यूक्लियस के विभाजन की यहाँ पे तैयारी हो रही है, जो आपको दिख रहा होगा। तो न्यूक्लियस जो है पहले ऐसे यहाँ से बीच से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ये 2 भाग में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद आप इसका शेप देख रहे हैं कि पूरा चेंज हो गया, ये डम्बल शेप का हो गया है। और फिर यहाँ से न्यूक्लियस अब 2 भाग में बट गया। न्यूक्लियस के बटने के बाद यहाँ पे जो है इसके साइटोप्लाज्म यानी कि बाहर का जो जीव कोशिका द्रव्य है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। फिर बाद में साइटोप्लाज्म भी 2 भाग में बट जा रहा है और यहाँ पे 2 नई कोशिकाएं बन जा रही हैं। तो ये जो है प्रोसेस असूत्री विभाजन का। अगला टॉपिक है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन की खोज जो है वॉल्टर फ्लेमिंग, ये हैं वॉल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में इसकी सबसे पहले खोज की थी। इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन? क्योंकि हमारे शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, आपको पता होगा। एक तो होती हैं सोमैटिक सेल और दूसरी होती हैं जो, उनको हम बोलते हैं जर्म सेल।
मतलब कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में भाग नहीं लेती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो सोमैटिक सेल होती हैं वो गैमेट्स नहीं बनाती हैं और रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में जब गैमेट बनते हैं तो उनमें इनका कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए इनको हम सोमैटिक सेल डिवीज़न बोलते हैं और इनको सोमैटिक सेल बोलते हैं। सच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न 2 आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो है इसका जेनेटिक मटेरियल अगर 2n है तो जो सेल बनेंगी उसका भी जेनेटिक मटेरियल 2n और 2n ही होगा। तो जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब अगर हम देखें जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से तो ये बिल्कुल समान होती हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो अगर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे हैं तो वो बिल्कुल उनके आइडेंटिकल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होता है क्योंकि उनमें जो है मेयोसिस सेल डिवीज़न होता है। कुछ कैरेक्टर माता के आते हैं, कुछ पिता के आते हैं तो वो एक अलग ही तरह की सेल बन जाती है। लेकिन अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ही आइडेंटिकल सेल बनती है इसमें। ठीक है, ये वही माइटोसिस का फ्लेमिंग ने जो इसकी खोज की थी। ठीक है, आनुवांशिक रूप से ये समान होती हैं। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के चरण, अब कितने स्टेजेस होती हैं। जैसे कोई भी काम होता है तो आपको पता है ये स्टेज वाइज होता है, पहला चरण, दूसरा चरण, ऐसे करके कई सारे स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो माइटोसिस में कितने फेजेस हैं, तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, तो अगर कोई सेल आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल डिवीज़न तो आप देखेंगे कि उसमें जो है वो 5 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि लास्ट में जो होता है वो जो उसका कोशिका द्रव्य होता है वो डिवाइड होता है। तो ये जो चारों फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इसमें हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि क्रोमोसोम हम जिसको कहते हैं वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, कैसे अरेंज होता है और फिर बाद में जाके कैसे वो एक सेल से 2 सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहला फेज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है प्रोफेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो जो है क्रोमोसोम इसमें दिख रहे होंगे। तो पहले तो क्रोमोसोम जो है वो थिकर होते हैं, यानी कि जब माइटोसिस की प्रोसेस शुरू होती है तो वो धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, यानी कि अगर वो पतले हों तो फिर धीरे धीरे थिक होते जाते हैं वो, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला फेज प्रोफेज में। उसके बाद जब नेक्स्ट फेज आती है मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होता है, एक प्लेट टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये देख रहे होंगे कि सीरियल वाइज अरेंज हो गए हैं। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आ जाते हैं। ये जो प्लेट बीच में होती है उसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे ये अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद जब थर्ड फेज आती है यानी कि एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे कि ये अलग पोल बन गया, यहाँ पे ये 2 पोल बना लेते हैं और अलग अलग पोल पे ये अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। जैसे ये पहला ब्लू वाला आप देख रहे हैं क्रोमोसोम डिवाइड होके आधा पार्ट इधर चला गया और आधा इधर, और नीचे वाला भी सेम ऐसे ही चला गया। तो ये डिफरेंट पोल पे चले जाते हैं एनाफेज में। एनाफेज के बाद जो लास्ट स्टेज है यहाँ पे टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग यहाँ पे न्यूक्लियस बना लिए हैं और अलग अलग न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मटेरियल इनका डिवाइड हो चुका है। अब लास्ट स्टेज क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या है कि अब 2 न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, लेकिन अब बस न्यूक्लियस तो सर्वाइव कर नहीं सकता, उसके लिए उनको एक कंप्लीट सेल बनानी होगी। तो सेल के लिए वो क्या करेंगे कि अब उनका जो साइटोप्लाज्म था आसपास का वो डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके वो 2 नई कोशिकाएं उन्होंने बना लिया।
तो ये जो है माइटोसिस का कंप्लीट प्रोसेस है कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम पहले थिकर होते हैं यानी कि डेंस होते हैं, फिर वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं। उसके बाद जो हमारी एनाफेज स्टेज है उसमें क्या होता है, वो ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। फिर टीलोफेज में वो 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं डिवाइड करके, और लास्ट फेज जो है साइटोकाइनेसिस, उसमें उनका जो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होके 2 नई कोशिकाओं में बदल जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों माइटोसिस ज़रूरी है, आखिर माइटोसिस होता क्यों है। तो कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे पहला क्या है, इन माइटोसिस 2 सिमिलर डॉटर सेल्स आर फॉर्म थ्रू अ सिंगल मदर सेल, यानी कि जैसे आपको पता है कि मदर सेल और फादर सेल दोनों होती हैं, तो उससे एक नई सेल्स बनती है, उसमें उसके कैरेक्टर आते हैं। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है कि एक कोई सिंगल मदर सेल है, ठीक है, उससे जो है 2 डॉटर सेल बन रही है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि दोनों जो है बिल्कुल सिमिलर होंगी, अपने मदर सेल के ही समान होंगी। अगर ये इसका 2n है तो इसका भी 2n और 2n ही होगा। अगर मतलब आपको आइडेंटिकल ट्विंस चाहिए अगर माइटोसिस से, तो क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर सेल्स आपको मिल सकते हैं। तो ये माइटोसिस का पहला जो है इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्या है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ टेक प्लेस ड्यू टू दिस सेल डिवीजन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि देहधारी होते हैं उनमें जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे मियोसिस में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, उसमें आधा हो जाता है, तो उसमें तो सिर्फ नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन फिर उसमें ग्रोथ भी तो होनी है, वो वृद्धि करेंगी तभी तो आगे जाके वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। तो ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए उनमें हमेशा माइटोसिस ही होती है। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे अब आपका जो है माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मियोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।